तो ये सरकार जो है नई शिक्षा नीति में भी आपको भेड़चाल की तरफ चलाना चाह रही है, यानी एक सुकरात अकेला, पूरा एथेंस एक तरफ। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, ये बाजीगरी जो है बच्चों को तो भ्रमित करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी जो है उस आंकड़े के खेल में खेलने लगे तो आप समझ लीजिए वो देश में जो है सत्य की कोई इज्जत नहीं है। 5 अगस्त को जब राम मंदिर की शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन हिंदुस्तान जो है कोरोना के फैलाने के मामले में विश्व गुरु बन गया। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपके से मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध वकील रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हिंद वॉइस पे। देश के हालातों पे आप चर्चा करते हैं, हम लोग करते हैं अक्सर, उनके समाधान आप देते हैं जो कि हो सकते हैं या होने वाले होते हैं, और हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी एक बड़े फैन फेयर के साथ एक इन्होंने समझ लीजिए राष्ट्रीय त्यौहार मनाया अयोध्या में, शिलान्यास किया। राष्ट्रीय तो नहीं हो पाया, वो हिंदी बेल्ट में ही सीमित रह गया। और हमने देखा उस दिन के हिंदी बेल्ट में भी नहीं, अयोध्या यूपी में भी पूरा नहीं, क्योंकि सब कोरोना, बीमारी, बेरोजगारी, इससे सब झूल रहे हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि हम दीपावली मनाइए, तो मैं पूरे अपनी दिल्ली में कॉलोनीज़ में घूमा, उस दिन देखा कि कुछ मिल जाए कैमरा वैमरा लेके, तो 1-2 घरों में दिए जलते हुए दिखाई दिए, बाकी नहीं। ऐसा नहीं था कि मास जिस तरीके से थालियाँ बजाई जा रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ उसमें। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है कि एक त्यौहार बदले जा रहे हैं। हमारे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की कि पूरी की पूरी तरीके से 15 अगस्त को ही बदलने की चेष्टा चल रही है, 9 अगस्त से शुरू हो जाता है सारा बदलने की। तो ये क्या नया कल्चर, बिल्कुल नाज़िज़्म, फासिज़्म के तरीके से क्या एक पूरा नया कल्चर डेवलप करना चाहते हैं देश में? क्या भविष्य करना चाहते हैं इस तरीके से देश का? और ये जो फैन फेयर हुआ है अयोध्या में मंदिर बनने का, इससे क्या फ़ायदे होंगे, ज़रा ये बताइए। इस फायदों से बात शुरू हो। इस समय हमारे देश में जो है पेंडेमिक की स्थिति है, कोरोना का जो खतरा है दिन रात बढ़ रहा है। और उस दिन आपने देखा होगा 5 अगस्त को जब राम मंदिर की शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन हिंदुस्तान जो है कोरोना के फैलाने के मामले में विश्व गुरु बन गया था। उस दिन बन गया था। उस दिन हमने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया, और 52,000 लोग जो है हिंदुस्तान में उस समय कोरोना के नए मरीज उस दिन मिले थे। सवाल ये उठता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो सीरियसली लड़ना चाहिए, और अगर कोरोना से लड़ने का सिर्फ दिखावा करना है या छद्म करना है या जनता को बेवकूफ़ बनाना है, तो आप उसमें चाहे होली मनाइए या दिवाली मनाइए या रक्षाबंधन मनाइए या आप जो है शिलान्यास करिए, वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो प्राथमिकता है वो सिरे से भटकी हुई है। उसे लगता है कि लोगों को मनोरंजन की ज़रूरत है, और अगर हम इन्हें मनोरंजन देंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे। तभी मोदी जी हर चीज़ को इवेंट बना देते हैं। इवेंट इसलिए बना देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों का काम है ताली पीटना, और लोगों को आप अच्छा जादूगर का तमाशा दिखाएंगे तो वो अपने पेट की भूख भी भूल जाएंगे, अपने शरीर की बीमारी भी भूल जाएंगे, घर में जो बाढ़ आ रही है वो भी भूल जाएंगे, घर में जो बच्चों को खाना नहीं मिल रहा वो भी भूल जाएंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं मिली वो भी भूल जाएंगे। और आप देखेंगे मीडिया उसमें जो है तन मन धन से उनके साथ है, और तन मन धन से साथ इसलिए है क्योंकि उस मीडिया को भी लगता है कि वो कोई बड़ा जो है मानवता का और देश का बड़ा कल्याण कर रहा है। मीडिया तो ऐसा है कि चंद लोगों के पास है, जिस तरीके से आप पिछले उसमें कह चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया जो है इस समय कोई जो है स्वतंत्र इकाई नहीं है। मीडिया जो है सरकार का गुलाम है और सरकार के एक विभाग की तरह काम करता है, और सरकार से भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का विभाग बन गया, वो बन गया है। हाँ। और इस तरह मीडिया के हाउस का जितने भी रजिस्ट्रेशन है या जो आप देखेंगे एक ट्विटर आता है, वो हर मीडिया हाउस का जो एंकर है वो एज इट इज़ अपने उस पर चेप देता है, कट एंड पेस्ट करता है, और पेस्ट करके लगता है जैसे पूरा देश एक ही जवान में सोच रहा है, एक ही तरह सोच रहा है। लेकिन आदमी ऐसा सोचता नहीं है, तो इससे उनका जो उज्जड़पन है वो एक तरह से जाहिर हो जाता है। अब आपने देखा होगा एक मीडिया हाउस ने ये जारी कर दिया कि देश में जो है मोदी जी ने जिस तरह कोरोना को हैंडल किया है उससे 71% लोग बड़े खुश हैं। उन्होंने युद्ध लड़ा है कोरोना से। अब सवाल ये है कि कोरोना से अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, तो ये युद्ध की असफलता है या सफलता है? तो या तो कोरोना जीतेगा या मोदी जी जीतेंगे। लेकिन जो कि इनके सवाल और जवाब इसी तरह होते हैं, तो मुझे एक किस्सा याद आता है जिसे हम कहते हैं लॉजिक में फैलेसी ऑफ लॉजिक, कि लॉजिक में जो आप गलत बात कैसे स्थापित करें उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस में।
तो उन्होंने एक दिन कहा बच्चों को कि कल मैं आपको प्रूव करूंगा कि मैं जो है दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे अक्लमंद आदमी। बच्चे अगले दिन जो है पूरा क्लास भर गई। तो उन्होंने पहला सवाल किया, बच्चों ये बताओ कि दुनिया का सबसे बढ़िया मुल्क कौन सा है? तो सब बच्चों ने कहा फ्रांस। उन्होंने कहा फ्रांस का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? उन्होंने कहा सब लोगों ने पेरिस। उन्होंने पेरिस में कौन सी सबसे अच्छी संस्था है? उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है? तो वो फ़िलासफ़ी के बच्चे थे, उन्होंने कहा जी फ़िलासफ़ी। उन्होंने कहा फ़िलासफ़ी में का जो डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन है? उन्होंने कहा आप। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का सबसे अच्छा आदमी कौन है? उसने कहा आप। तो आप देखेंगे कि इस तर्क के नाम पर आप जो है कहीं भी कोई भी आदमी अपने को सिद्ध कर सकता है कि दुनिया का सबसे, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर आदमी है। वही हो गए सबसे बड़े आदमी। दिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो ये जो आंकड़ों का खेल होता है, ये आंकड़े के सवाल है, बड़े अजीबोगरीब तरीके से चलते हैं। अब इंडिया टुडे ने छापा तो उसी का एक मजाक बनाते हुए एक सतीश आचार्य, एक कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने एक सवाल डाला, लोगों से पूछा कि भाई बताओ चांद पर पहला कदम किसने रखा? तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, दूसरा दिया बुच सेल्वर का, तीसरा दिया राकेश शर्मा का जो हिंदुस्तान की तरफ से पहली बार जो है अंतरिक्ष में गए थे, उनका नाम दिया, और चौथा नाम दिया मोदी का। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मोदी को 90% लोगों ने कहा कि चांद पर सबसे पहले मोदी जी ने पाँव रखा। इसी तरह का एक सवाल मैंने दूसरा डाला कि एवरेस्ट पर सबसे पहले कदम किसने रखा? हिलरी ने रखा, या बचेंद्री पाल ने रखा, या राहुल गांधी ने रखा, या मोदी जी ने? तो आपको आश्चर्य होगा 73% लोगों ने कहा मोदी जी ने सबसे पहले एवरेस्ट पे कदम रखा। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, ये बाजीगरी जो है बच्चों को तो भ्रमित करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग भी जो है उस आंकड़े के खेल में खेलने लगे तो आप समझ लीजिए उस देश में जो है सत्य की कोई इज्जत नहीं है। और जिस देश में सत्य की इज्जत नहीं है उस देश में वैज्ञानिक जो दिमाग है, रैशनैलिटी है, तार्किकता है, चीज़ों को समझने की जो अकल है, वो लोगों में ख़त्म हो गई है। अभी आपने देखा होगा इंडिया टुडे वालों ने दे दिया कि कालीपुरी जो है दुनिया की 50 सबसे ताकतवर औरतों में। अब कालीपुरी कौन है? कालीपुरी जो है इंडिया टुडे ग्रुप की जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और उससे ज़्यादा उनकी हैसियत क्या है कि वो जो है अरुण पुरी की रिश्तेदार हैं, अरुण पुरी की बेटी है। अब अरुण पुरी की बेटी दुनिया की 50 सबसे ताकतवर औरतों में है, जिसका नाम कोई नहीं जानता, जिसकी शक्ल कोई नहीं पहचानेगा, जिसके बारे में नहीं पता पढ़ी लिखी कितनी है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये तो ऐसी है जिसे हम बोलते हैं गटर प्रेस। गटर प्रेस में आप जो है जो खबरें छापेंगे, अगर मेरा अपना अखबार है तो फ्रंट पेज पे मैं छापूंगा कि मैं मोदी से ज़्यादा ताकतवर हूँ। अगर आपका होगा तो आप छाप देंगे कि मेरा बेटा जो है दुनिया का सबसे होनहार बच्चा है। तो हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति और सभ्यता को इन लोगों ने इतना ख़राब कर दिया है, यानी विद्रूप कर गया है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक लड़का था तथागत तुलसी, नाम सुना होगा आपने। तथागत जो था सुलभ इंटरनेशनल में उसके पिताजी नौकरी करते थे, और वो तथागत ने जो है आपने देखा होगा सबसे पहले 9 साल की उम्र में जो है 12वीं के पेपर दिए, फिर उसने जो है ग्रेजुएशन की, फिर उसने 22 साल की उम्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से जो है PhD करी क्वांटम साइंस में। और जब उसे कर ली तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से उसको एक ओलंपियाड होता था बहुत बड़ा सारे दार्शनिकों का जर्मनी में, वहाँ भेजा गया। और जर्मनी में उसको जो है जो नोबेल पुरस्कार वाले मैथमेटिशियन थे उनसे वो मिला, और उनके बाद उससे उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और उन्होंने उसको एक थ्योरम लिख के दी कि आप इसको एनालाइज करके लिख के दिखाओ। तथागत ने क्या किया कि वो जैसे उन्होंने लिखनी शुरू की और लिखने के बाद जैसे उन्होंने लिखना ख़त्म किया, तथागत उठा, चौक लिया और उसे पूरी थ्योरम को सॉल्व करके नीचे लिख दिया। तो जो नोबेल पुरस्कार वाले थे सारे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा इस आदमी में बेसिक बुद्धि नहीं है, तर्क नहीं है, इसने इस प्रॉब्लम को समझ के उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसे क्रैमिंग कर लिया, मगअप कर लिया है, किसी चीज़ को रट लिया है, और रट्टू तोते की तरह से जैसे हमने थ्योरम लिखी इसने उसका जवाब लिख दिया है। इसका मतलब इसमें बेसिक एस्थेटिक सेंस नहीं है मैथमेटिक्स सीखने की। और तब जो है तथागत जो है परेशान होकर जो है उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया और वो हिंदुस्तान आया, और उसके बाद आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं, हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं कि आपको लॉजिक नहीं सिखाएंगी, वो आपको सिखाएंगी कि इस चीज़ का परिणाम जो है ये है, यानी टोटकेबाजी चल रही है।
पूरा देश जो है टोटकों में भ्रमित है और टोटकों से ही वो सोचता है कि हम ये कर लेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कई एमएलए कहते हैं, कई एमपी कहते हैं कि जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर की शिलान्यास होगा उस दिन देश में कोरोना खत्म हो जाएगा। आए हैं बयान, आया पढ़ा है आपने, और खुद ही जिन्होंने कहा वो ही पता चला खुद कोरोना से मरीज हो गए। तो हम जो है कार्य और कारण, विज्ञान कहता है कि हर चीज़ के पीछे तर्क होना चाहिए। हर बच्चे को आप जब बचपन में पढ़ना सीखेगा तो 2 + 2 4 क्यों होते हैं ये हम सिखाते हैं। बच्चा जो होता है उसकी सबसे बड़ी सारी जो इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वो देखता है, चीज़ों को चखता है, मुंह से हाथ से छूता है, आयतन मालूम करता है, उससे उसका विकास होता है और उससे अनुभव इकट्ठे होते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो नई, आपने देखा हुआ शिक्षा नीति आई है, तो उसमें मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि हमें क्या सोचना है इस पर ध्यान नहीं देना, कैसे सोचना है इस पर ध्यान देना। यानी क्या सोचना है, सच सोचना है, इस पर ध्यान नहीं देना, कैसे सोचना है। कैसे सोचना है क्या मतलब है कि आप सुबह उठेंगे, बूट पॉलिश करेंगे अपने जूतों पे, अपनी जो है निक्कर और खाकी पैंट पहनेंगे, एक टोपी लगा लेंगे अपनी और डंडा लेके ध्वज प्रणाम करने चले जाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया है, पद्धति है। धर्म आपको पद्धति सिखाता है, हर धर्म ने आपको पद्धति सिखाई है। दूर से वो पहचान लेगा ये आदमी हिंदू है, ये मुसलमान है, अगर इसके सिर पे टोपी है तो मुसलमान है, अगर इसके सिर पे पगड़ी है तो ये जो है सरदार है, अगर इसे चोटी और त्रिपुंड लगा रखा है तो ये हिंदू है, अगर इसे क्रॉस लटका लिया है तो ये जो कहेंगे ईसाई है, अगर इसे फलाना भगवा कपड़ा ऐसे पहन लिया और खल्लाट हो गया है तो बौद्ध है। तो एक पद्धति को आप शिक्षा का उद्देश्य बता रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, और कह रहे हैं ये हमारी नई शिक्षा नीति है। यानी वो शिक्षा नीति आपको मूड मगज वाला आदमी बना रही है। सबसे ज़्यादा क्या से सोचना है ये किसको सिखाया जाता है? ये आर्मी के लोगों को सिखाया जाता है। जवान का काम होता है कि उस पद्धति को सीखे। सारे जवान 1000 जवान हो, 1 जवान हो, 1 लाख जवान हो, उनका ढाल चाल हर तरह की एक होगी, क्योंकि वो सोचता नहीं है। और इसीलिए ऑर्डर मानता है और उसको हम जो है मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि बटन दबाया और मशीन गन से गोली चूलने लगी। लेकिन हम जो विज्ञान जब आदमी को सिखाता है तो वो सोचता है समस्या क्या है। पहले जब आप मान लो गाड़ी खराब हो गई तो पहले आप जाएंगे भाई समस्या मेरी ये बता कि गाड़ी में खराब किया है। मोदी जी कहते हैं क्या ठीक करना है ये नहीं सोचना, कैसे ठीक करना है। तो वो जाके क्या करेगा, आप जाएंगे कहेंगे हाँ जी गाड़ी खराब हो गई, वो कहेगा हाँ जी साहब आपकी गाड़ी खराब हो गई, सारे नट बोल्ट लेके सारी चीज़ें खोल देगा, कहेगा अब दोबारा बना देता हूँ, और दोबारा बना के कहेगा जी लो आपका। तो जो काम एक हथौड़ा मार के या पेचकस से पेचकस के हो सकता था वो पूरी मशीन खोल के करेगा, और तब आपको जो है पता लगा 5 रुपये की जगह 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो शिक्षा वो है जो आदमी को मुक्त करती है। या विद्या स विमुक्ताय, शिक्षा वो होती है जो आपको मुक्त करे, जो आपको बंधनों से मुक्त करे। वो इसलिए क्यों रहे? क्योंकि आपको सच पता चले, सत्य का अन्वेषण ही तो शिक्षा है। लेकिन मोदी जी की नई जो शिक्षा नीति है वो बार बार ये कहती है कि हम आपको पद्धति सिखाएंगे, आपको कुछ जो है अकल का इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो परंपरा है, यानी जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल होती है, आपने अभी यूपी में देखा होगा कि वो गडरिया था, वो जा रहा था भेड़ों को लेकर, तो सड़क के साथ खड्डा था, गडरिया उसमें फिसल के गिर गया। तो जैसे ही वो गिरा सारी भेड़ें भी कूद कूद के उसी में गिर गई। और बाद में जब वो डिपार्टमेंट के लोग आए, पुलिस वाले लोग आए, तो उन्होंने देखा कि 300 भेड़ें जो हैं वो भी मर गई गड्ढे में गिर के। तो क्योंकि भेड़ जो है पद्धति मानती है, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, भेड़ चाल। तो ये सरकार जो है नई शिक्षा नीति में भी आपको भेड़चाल की तरफ चलाना चाह रही है। यानी एक सुकरात अकेला, पूरा एथेंस एक तरफ। तो हम क्या कहते हैं, हमारी जो लोकतंत्र की आस्था है वो ये है कि आप जो है सोचो, सही सोचो और सही तरीके से सोचो। ये कहते हैं नहीं जी जैसे हम कहते हैं वैसे सोचो, हमारी सोच होना, हमारी सोच को सोचो। तो लोकतंत्र जो है बेसिकली सत्य की प्यास है कि अकेला आदमी भी सच बोल सकता है। जब हमारे यहाँ महाभारत हुई थी तो 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। अगर मोदी जी वाला लोकतंत्र होता तो मोदी जी कहते हैं कि लोकसभा में 100 हमारे सांसद हैं और तुम 5 हो, तो ये जो द्रौपदी है ये हमारी हो गई। लेकिन हमने जो अपने पुराण लिखे, जो ज्ञान की बातें लिखी, उनमें हमेशा हम कहते हैं कि सत्य जो है दीपक की लौ की तरह होता है कि दिया जल देगा और पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा। तो अंधेरे और रोशनी की लड़ाई को हम विद्या कहते हैं। लेकिन ये लोग नंबर गिनने को कहते हैं कि जिसकी ताकत ज़्यादा है वो लोग जो है उनकी बात चलेगी, बाकियों की नहीं चलेगी। देश में पूरे देश में होता जा रहा है कि अपनी सरकारें बना रहे हैं ये नंबर बढ़ाने के लिए। हाँ, उनको यह है कि विपक्ष की आवाज़ को दबा दें। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप सारी विधानसभा में, सारी राज्यसभा में, सारी लोकसभा में, सारे IAS में, सारे जजों में, सारे जो है और दूसरे संस्थान हैं उन सब में अपने लोग भर दो, सारे RSS के लोग भर दो या BJP के लोग भर दो या मोदी जी के समर्थक भर दो।
तब भी आपको एक आदमी ज़रूर चाहिए होगा जो बताए कि आपकी क्या गलती है, क्योंकि आपकी अगर गाड़ी रुक गई तो चलाने के लिए, ठीक करने के लिए एक आदमी चाहिए। नहीं, इनके यहाँ तो कोई ऐसा आदमी नहीं है मोदी जी के। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा अच्छा किस्सा आता है जी। कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना जा रही थी, और जा रही थी तो एक पुल आया, तो पुल नीचा था और ट्रक ऊंचा था, तो ट्रक जा नहीं सकता था। तो वो बड़े परेशान हुए सारे आर्मी वाले कि ये पुल पार कैसे करें। तो जनरल ने कहा पुल का ऊपर का हिस्सा उड़ा दो। उन्होंने कहा जी ऊपर का हिस्सा उड़ा देंगे तो पूरा पुल गिर जाएगा। तो बड़े परेशान, सेना 3 दिन रुकी रही। तो एक छोटा बच्चा था गडरिया, वो देख रहा था, उसने कहा अंकल प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा जी ये देखो ट्रक जो है हमारा ऊंचा है और ये छत नीची है, तो हम कार पे कैसे पार करें। तो उस बच्चे ने उनको कहा जी आप जो है अपने ट्रकों की जो टायर है इनकी हवा 3-3 इंच कम कर दो, आपके ट्रक निकल जाएंगे। उस बच्चे ने कहा और वो पूरी सेना निकल गई। तो बाद में हिटलर ने उस बच्चे से कहा कि तेरे में इतनी अकल कैसे आई कि जो हमारे जनरल नहीं सोच पाए, जो हमारे बड़े बड़े सैनिक नहीं सोच पाए, इंजीनियर नहीं सोच पाए। तो बच्चे ने कहा जी मैं अकल का इस्तेमाल करता हूँ। तो सवाल यह है कि अगर अकल का इस्तेमाल है, अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो कभी भी कर सकता है। ये नहीं है कि वो आपको बता के करेगा। लेकिन सरकार अगर मूढ़ों को इकट्ठा कर लेगी तो मूढ़ जो है मूढ़ ही रहेंगे, वो कभी अकलमंद नहीं हो सकते। और आप देखेंगे कि देश में जितने ये प्रेस वाले हैं ये लोगों को मूढ़ बनाने में लगे हैं। आज तक इस देश में ये सवाल नहीं हो रहा कि 74 लाख लोग जो है इस समय बिहार में पानी में डूबे हुए हैं। 17 जिलों में पानी की बाढ़ आई हुई है। केरल के पूरे गांव बहे जा रहे हैं, गांव बह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी सबसे ज्यादा खोज तो हमें सुशांत सिंह की हत्या किसने की या उसकी आत्महत्या क्यों हुई, इसकी जांच पे। या राम मंदिर कैसे बना, यानी उन सवालों की बात कर रहे हैं जिससे मेरे डूबते हुए आदमी को कहो अच्छा तू बता भाई सुशांत सिंह की हत्या किसने की, वो अगर तेरी ऐसी की तैसी, तो मेरे को बाहर निकाल। ये सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ी मैं डुआ हूँ। तो सवाल और जवाब इनके बीच में कोई वो नहीं है। और जैसे जयशंकर प्रसाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके ये विडंबना जीवन की। तो यही विडंबना जो है मोदी सरकार की है, यही विडंबना जो है आरएसएस की है, यही विडंबना जो आज के हिंदुस्तान की है कि यहाँ जो है कारण और कार्य में कोई संबंध नहीं है। और हम लोग जो है मूर्खों की तरह, मूर्खों के देश में मूर्खों के द्वारा शासित होकर रह रहे हैं। बहुत खूब रविंदर भाई, बड़ी समस्या का आपने बड़े अच्छे ढंग से हल किया है कि राम मंदिर है या जो भी इवेंट चल रहे हैं, ये इवेंट है वो भ्रमित करने के लिए कि जनता वो चीज़ें ना सोचे जो उसको सोचना चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं न कोरोना के बारे में, न भूख के बारे में, न बेरोजगारी के बारे में, न बाढ़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचे, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचे जिसके बारे में वो चाहते हैं कि वो सोचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आप लोगों की रविंदर जी से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।